और ग्राम सीमपुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का भी निवासी था। क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया। 1923 का 14 अप्रैल का मेरा जन्म था, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था। मेरे यहाँ खेती बाड़ी होती थी। 4 क्लास पढ़ाई की। 14 वर्ष की उम्र मेरी शादी हो गई थी। सन 58 में मेरे गांव में एक पंचायती चुनाव हुआ था। चुनाव के कारण मेरे गांव में 2 पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी के लोगों ने मुझे इतना मारा पीटा कि जीने की आशा न रही। बाद में पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मुझे थाने में ले गए। 20 दिन हम अस्पताल में रहे। ठीक होके अपने गांव में आए। होनी भी एक प्रबल होती है। लोग फिर परेशान करने लगे। मेरे पिताजी को भी पीट दिया। तो मेरे अंदर एक बदला लेने की भावना जागृत हुई। बदले की भावना को लेकर चम्बल घाटी में हम डाकुओं से मिले। डाकुओं ने मुझे अपने साथ में रख लिया। एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए। 6 लोगों को गोली से परमधाम पहुंचा दिया। डाकू बन गए। जो 14 वर्ष तक हमारा डाकू जीवन रहा। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली। जीवन के द्वारा कई अपराध भी हुए। आज सन 72 के बीच में डाकुओं का इतना बड़ा बोलबाला था कि रेल भी मुझे सलामी दे के निकलती थी। चम्बल घाटी में सरकार भी हम ही बनाते थे। मेरी काली काल में कोई व्यक्ति माता बहनों के प्रति उंगली नहीं उठा सकता था। कोई गरीबों को नहीं सता सकता था। कोई शराब की दुकानें भी नहीं खोल सकता था। इतना बड़ा आतंक था कि सरकार ने भी हम लोगों को मारने पकड़ने के लिए सन 70 में 2 करोड़ का इनाम भी रखा था। लेकिन डाकू जीवन में जो मैंने अनुभव किया कि मैंने लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, अटूट भक्ति करके देखा, लेकिन डाकू जीवन में शांति नहीं थी। अटूट भक्ति भी करते थे, लेकिन इन कर्मकांड से मुझे शांति नहीं मिली। एक समय आया, क्योंकि 95 वर्ष की उम्र में मैंने डाकू सत्ता भी देखी, राज सत्ता भी देखी, धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ। डाकुओं में एकता होती है। एकता की शक्ति महान शक्ति होती है। एकता चाहे तो पहाड़ को भी उठा सकती है, और एकता चाहे तो आज के भ्रष्टाचार को भी मिटा सकती है। अनेकता की बीमारी होने के कारण समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो डाकुओं में नहीं था। दूसरी तरफ डाकू जो होते वो चरित्रवान भी होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा होगा। एक बार मेरा साथी किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय करके आया। बाद में किसान आया, रोने लगा, तो मैंने अपने साथी से बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदा जला दिया था। दूसरी तरफ जो डाकू होते वह अमीरों से लेके गरीबों को देते। किसी डाकुओं के बंगला कोठी नहीं सुनी आपने? बिल्कुल। कोई डाकू पूंजीपत सुना? पर धन कहाँ गया? अमीरों से लिया, गरीबों को दिया। तो इस प्रकार का माले हम लोगों का आया, लेकिन शांति नहीं थी, क्योंकि पुलिस वालों ने हमारे मकान जला दिए थे। खेती भी बंजर पड़ी थी। परिवार के लोगों को पकड़ के ले जाती थी, उनकी पिटाई देती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में को शांति मिलेगी? एकता की शक्ति को महत्व बताते कि एक बार मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, रेल भी मुझे सलामी देके निकलती थी। पूरा अपने को बहुत बड़ा राजा मानते थे। रेल भी मुझे सलामी देके निकलती थी। एक बार मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी लेटर लिखा कि आपकी सरकार बड़ी कि हमारी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोली कि डाकुओं की क्या सरकार होती है। हमने कि एक दिन में हम 25 गांव खाली कर देंगे, आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल को बुलाया और कहा इन्हें बम मार से ख़त्म करो। जी हमारे फौजी भाई बैठे।
तो 3 दिन हेलीकॉप्टर घूम गए, हम लोगों को मालूम पड़ गया अगर बम्बाट होने वाली, तो हम लोगों ने बेस बदल दी गई, हथियार रखे आदिवासियों की जंगी झोपड़ियों में और सब किसान बन गए, कोई चारों काटने लगा, कोई कछु। 3 दिन हेलीकॉप्टर घूमे। जनरल ने कहा कि हम बम्बाट करते जनता मारी जाएगी, हमको लिखित दो। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्कीम फेल हो गई। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बुलाया और कहा कि आप डाकुओं के पास में जाओ, जो डाकू मांगेंगे सो हम देंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोगों के पास में आए, और भी सर्वोदय कार्यकर्ता थे, सुब्बाराम जी। उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम लोगों ने कहा डाकुओं की सरकार मदद क्यों करेगी, इनके ऊपर 2 करोड़ का इनाम, हजारों पकड़ डकैती के आरोप, ऐसे डाकुओं की सरकार मदद क्यों करेगी। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोले कि मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भेजा है, आप विश्वास रखो। तो हम 556 डाकू ने चंबल घाटी में एक मीटिंग की थी। उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेरी 8 शर्तों को मानेंगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। आपको तो मालूम भी होगा। पहली शर्त थी किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, 20 क्लास का खाना दिया जाए, 30 बीघा जमीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए और फैमिली के बीच में रखा जाए। इसी प्रकार की सुविधा उनको दी जाए जिनको मैंने लूटा है, पकड़ा है, मारा है, उनके बच्चों को भी नौकरी दी जाए, उनको भी 30 बीघा जमीन दी जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी शर्तों को मंजूर किया था। उन शर्तों के आधार पर हम 556 डाकुओं ने महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज़ भारत में का सारे विश्व में गूंजी थी, आपने तो सुना होगा। इसके बाद खुली जेल मुंगावली भोपाल के पास में बनवाई गई, वहाँ हमको रखा गया। जिस दिन समर्पण हुआ था उस समय सारे भारत में का सारे भारत की कई प्रांतों की, कई देशों की मीडिया आई थी, मेला भर गया था। न्यायालय भी खुली जेल में बनवाई गई। मेरे ऊपर मुकदमा चले, मेरे ऊपर 100 कत्ल के आरोप थे। उसमें ऐसा था जो इकबाल अपने अपराधों को स्वीकार कर लेगा, सरकार माफ कर देगी। तो हमको जज साहब ने पूछा कि आपने कितने कत्ल करे, हमने 100। पकड़ डकैती हमने 2 है। जज साहब ने मुझे फांसी की सजा दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को भी परिवर्तन कर दी, आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दी। इसके बाद मुझे खुली जेल मुंगावली भोपाल के पास में गुना जिला में रखा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहन भाइयों को बुलाया और कहा था कि आपका विद्यालय भारत में जब चलेगा पहले डाकुओं का परिवर्तन करके दिखाओ। तो सरकार ने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी, रहने की व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल मुंगावली में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाएं हमको दी गई। इस विद्यालय के द्वारा हम 556 डाकुओं के विचार बदल गए और सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। इस विद्यालय में मुझे 4 बातें अच्छी लगी। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्धन, तीसरा है देवी गुण और चौथा है सत्संग। इस विद्यालय जब सन 80 में छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फूलन देवी बनी, अन्य डाकू बनी, उनका भी हम लोगों ने समर्पण कराया, समाज में लाया। चंबल घाटी में डाकू समस्या करीबन 100 वर्षों से चली जा रही थी। इसके लिए सरकार ने कई करोड़ों रुपया खर्च किया, कई बार समर्पण कराया, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं हो पाई। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आज चंबल घाटी में एक भी डाकू और भारत विख्यात डाकू के जीवन को परिवर्तन करके समाज में लाया। इतना बड़ा कार्य किसी संस्था ने किया है। वे तो सभी संस्थाएं अच्छी हैं, कोई बुरा नहीं कर रही, लेकिन सबसे बड़ा कार्य महान कार्य हुआ है। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकी, समाज नहीं कर सका, उस कार्य को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, जो हम जैसे डाकू को के जीवन को परिवर्तन करके समाज आपके सामने लाया है। इसके बाद मुझे माउंट आबू ले गए, वहाँ भी हमको गुरु का साक्षात्कार हुआ पांडव भवन में। उससे निश्चय हुआ
कि कार्य मनुष्य का नहीं भगवान का है। उस निश्चय को लेकर अपने गांव में आए। 3 मंजिल का मकान बना के विद्यालय को दान पत्र कर दिया है। लड़की भी हमारी समर्पित है। इस विद्यालय के सदस्य होने के नाते करीबन हम 27 राज्यों में गए, नागालैंड, आसाम, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी रहे। इस प्रकार जो है हमारा गुरु हमको चला रहा है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? आज जो है मैंने भक्ति लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, अटूट भक्ति करके देखा। जब तक व्यक्ति अपने जीवन को पथ से पावन नहीं बनाएगा तब तक सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, कुछ भी करता रहे। इसका उल्लेख गीता में भी है। हे अर्जुन, विषयासक्त मनुष्य के अंदर ज्ञान ढका हुआ है, जैसे झिल्ली में बालक धुआं से बादल छा जाता है। हे अर्जुन, कांप दो शत्रु को जी, मानते हो? तो जब तक जो है बेकारी पर्दा नहीं हटेगा बुद्धि में, तब तक उसको ज्ञान हो जाएगा। अगर ज्ञान होता तो गीता झूठी होती है। तो ये यहाँ ब्रह्मा कुंज विद्यालय में परमात्मा कब आते? जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। तो पतित से पावन बनाने के लिए आज जगह जगह ब्रह्मा कुंज विद्यालय कार्य कर रहे हैं। ऐसी करीबन लाखों कन्याएं हैं जो लाखों लोगों के जीवन को पतित से पावन बनाया है। मैंने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा है। और ये भी गीता में है कि हे अर्जुन, मैं न जब से न तब से वेद शास्त्र से किसी को मिलता नहीं। कुछ त्याग कर। जब तक व्यक्ति अपने विचारों को नहीं बदलेगा, पतित से पावन नहीं बनेगा, मैं दावा करता हूँ सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्योंकि पवित्रता सर्वगुणों की कुंजी है, पवित्र जीवन का ताज है और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है।